नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम साहित्य विधान में। दोस्तों, साहित्य विधान का कार्यक्रम हालाँकि कई सप्ताह से बल्कि यूँ कहें कि कई महीनों से चल रहा है, लेकिन आज उसमें कुछ नवीनता है, कुछ नयापन है। वो नयापन ये है कि आज चेहरा भी बदला हुआ रहेगा, माहौल भी बदला हुआ रहेगा और विषय भी बदला हुआ रहेगा। आज का विषय है आओ गज़ल सीखें। तो गज़ल सबको सुनना, कहना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ होती हैं जिनकी जानकारी नहीं होने के कारण कहीं न कहीं जैसे होता है ना चावल में एक कंकड़ आ गया तो उस टाइप का महसूस होने लगता है। तो उस कंकड़ को दूर करने का एक अच्छा-सा तरीका है कि आइए गज़ल सीखते हैं। तो उठा लीजिए अपने कॉपी पेन को, अपने डायरी को और इस माहौल को, इस अवसर को हाथ से जाने ना दें क्योंकि आज जो गज़लकारा हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं वो बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में भी और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे उनके शिष्य तैयार हो चुके हैं और वो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं सिखाने के लिए, तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट करने के साथ-साथ में शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बस शुरू हो जाइए और मैं स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं दीपशिखा सागर जी जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्ते। आज बहुत आप बहुत हमारे साथ शुक्रिया। सबसे पहले तो जी आपके ग्रुप को और आपको मैं साधुवाद देती हूँ। एक इतना अच्छा आपने कार्यक्रम शुरू कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग गजल कहना चाहते हैं और भी साहित्य की विधाओं पे करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही जरिया नहीं मिलता है। अध कचरा ज्ञान कहीं यहाँ से कहीं वहां से, और इतने सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। कोई उस्ताद कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको ये कहना चाहूंगी कि आपका मन जो करता है ना, सबसे पहले वो करें। आपका जो भाव है आपके पास, शिल्प तो बाद की चीज है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि शिल्प आता है और धीरे धीरे ही आता है, और बहुत सारे कंफ्यूजन में ना पड़े। सरल तरीके से आप जो भी कहना चाहें उसको पहले एक बार कह लें, उसके बाद आप उसको देखें। कुछ समय बाद अभ्यास में आपका जो है ना शिल्प अपने आप परफेक्ट हो जाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा कि हमको रटने की जरूरत है या याद करने की जरूरत है, ये नहीं है। कि रस्सी पे मतलब गिरने पे निशान या पत्थर पे निशान पड़ना ही है रस्सी के आते जाते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपसे मैं मतलब गजल लेखन में मैंने जो जितना समझा है कि एक तो हमें समझ आती है शेर कहने से धीरे धीरे, सिर्फ बहर पे शब्द जमा लेना शेर कहना नहीं है। और जी, गजल बिल्कुल। का जो कैनवास है बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। तो आपके पास मतलब दो मिसरों में पूरी कायनात आप जम कर सकते हैं। तो आप सबको मैं यही कहूंगी कि जितना अभ्यास करेंगे, जितना नए तरीके से सोचेंगे, जितनी जदीद शायरी करेंगे, उतना ज्यादा आप गजल की रूह तक पहुंच पाएंगे। और एक बार गजल के जादू में जो फंस गया, मैं आपको बताती हूँ, उससे निकलना बड़ा मुश्किल, बहुत जी, मुश्किल है। मतलब कई बिल्कुल। मिसरे तो ऐसे होते हैं कि आप 100-200 शेर कहने के बाद भी आपके दिमाग में सिर्फ वही का, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं आपको वही मिसरा बिल्कुल क्लिक करता रहेगा, आप उसी पे शेर कहते रहेंगे। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जादू बड़ा अच्छा है और जी हाँ, बिल्कुल इसकी रूह और तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। कम शब्दों में पूरी किताब को कह देना मतलब पूरे बिल्कुल। वाक्य को हाँ। 2 मिसरों में एकदम पूरी तरह से प्रदर्शित करना ये सिर्फ गज़ल की ही महत्ता है, कहेंगे कि यही उसका जादू है हाँ। और उस जादू को आज हम थोड़ा बहुत तो आपसे सीख ही लेंगे, वहाँ से थोड़ा-सा निकाल कर के हम लोगों में आज बाँटने का कार्य कर रहे हैं। तो मैम देखिए, आप हमा मैं जी, मैं कोई बहुत बड़ी गुरु नहीं हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ। और मैं मेरा सिर्फ आप लोगों के साथ आपके सामने आने, आपसे बात करने का बस ये उद्देश्य है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने अपने अभ्यास से, मैंने अपनी मेहनत से सीखा है, और जो परेशानियां मुझे आई हैं मैं उनको आपके सामने क्लियर कर सकूं। मैं जहां जहां मुझे दिक्कत हुई थी
और मैंने जो भी सीखा है, मैं कोई ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी अरूजदा हूँ, हाँ, लेकिन मैं गजल कहने लगी हूँ आज की तारीख में। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मुझसे 2-4 शेर हो रहे हैं, क्योंकि शेर कहने में तो पूरी उम्र निकल जाती है। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा गजलकार नहीं कह सकती हूँ। अभी जैसे बात हुई थी कि दो छोटे छोटे मिसरों में, तो मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है। उसके लिए मैं एक मतला सुनाती हूँ आपको पहले, फिर उस शेर तक आप तक पहुंचती हूँ। कि बिल्कुल। जिस्म मिट्टी का वो खिलौना है, जिस्म जिस्म मिट्टी का वो खिलौना है, जिसको मिट्टी की नज्र होना है। क्या बात जिस्म है, क्या मिट्टी बात का है। वो खिलौना है, जिसको मिट्टी की नज्र होना है। और मुझको दो छोटे छोटे मिसरों में, ये वो शेर है, कि मुझको दो छोटे छोटे मिसरों में कायनाते अलम पिरोना है। तो क्या गजल बात के है, क्या शेर में बात है। आपको पूरी कायनात और ये दो मिसरों में जम करनी है। तो जी चलिए फिर बिल्कुल। बात और करते हैं हम मैम जी गजल पे, हाँ है ना। बिल्कुल, अब आप साथ में हैं और अब हम लोग इसका अभ्यास शुरू करेंगे। उसके पहले मैं बीच बीच में लोगों के कुछ कुछ कमेंट्स लेती रहूंगी और साथ में ये भी जी कहूंगी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि अगर कोई प्रश्न मन में आता है तो बिना संकोच के फटाफट से इसको पूछ लीजिए, क्योंकि पूछना एक बार होता है और वो जानकारी, वो ज्ञान फिर हमेशा के लिए हो जाती है। तो गुलशन पवार जी जुड़े हुए हैं, पुष्पा गुप्ता जी हैं, विश्वजीत वर्मा जी हैं, डॉक्टर अरुणा पाठक जी हैं। सभी लोग आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और मैं आप लोगों जी, से बस यही मेरी कहना तरफ से चाहूंगी सबको दर्शकों नमस्कार। कि इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लाइक कमेंट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इसको शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस का लाभ उठा सके। तो बस आज का हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो यही रहेगा कि गजल है तो गजल है क्या, किसे कहते हैं गजल? जी हाँ, गजल बेसिकली गजाला शब्द से निकला हुआ शब्द है गजल। और गजल जो शुरुआती दौर में जब गजल कही गई, तो हम उसको सिर्फ गजल का अर्थ ही ये मानते थे महबूब से बातें करना। गजल मतलब महबूब से बातें करना। लेकिन जैसे कि समय के साथ धीरे 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 ये हुआ कि गजल सिर्फ महबूब से बातें करने तक ही सीमित नहीं रही। गजल का अपना कैनवास बढ़ता गया। आजकल जदीद शायरी में देखिए आप, एक से एक शेर। और मैं इस पक्ष में हूँ कि समय के साथ हमको तरक्की करनी चाहिए। और मैं तो इंग्लिश काफियों का बहुत उपयोग करती हूँ और मंच पे बहुत सराहे भी हाँ जाते हैं, हाँ, मुझे बड़ा हमने सुना आनंद भी आता है। है। इंग्लिश जी काफी बिल्कुल। यूज करने में मुझे बहुत आनंद आता है। और आपकी प्रतिभा भी निखर के आती है, क्योंकि आप जिस भाषा में सोचते हैं, जैसे लोगों के मन में थोड़ा ये सवाल होता है कि हम उर्दू जानते नहीं है तो हम गजल कैसे कहें। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपका उर्दू जानना। आप जो सामान्य बोलचाल की भाषा बोलते हैं, बस वही उसी भाषा में आप अपने भाव कहिए, बहुत अच्छे शेर होंगे, नए तरीके से कहिए। और अब जब गजल की बात चली है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि गजल बेसिकली है क्या, है ना। जी जी गजल जी। में मेन रूप से दो मिसरे होते हैं, है ना। गजल में हाँ दो ये। मिसरे हैं। जब जी, पहले मिसरे को हम कहते हैं मिसराए अव्वल या उला, ना। और दूसरे मिसरे को हम कहते हैं मिसराए सानी। और हमेशा मिसराए सानी जो होता है वो काफिया और रदीफ को निभाता है, सिर्फ मतले को छोड़कर। मतले में हम दोनों दोनों मिसरे में में, रहता है। उला और सानी दोनों मिसरों में हम काफिया रदीफ निभाते हैं। कई बार ये होता है कि हम मतलब 2-3 मतले भी कहते हैं। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक ही मतला कहें। जब आप दूसरा मतला कहते हैं तो हम उसको हुस्ने मतला कह लेते हैं। और लेकिन आपका जो पहला मेन मतला है, उसके हिसाब से ही आपका काफिया तय होता है। अगर आपके काफिये में पहले मिसरे में पहले मतले में बंदिश हो गई है, तो आपको पूरी गजल में उसको निभाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कोई नियम नहीं है कि आप एक ही मतला कह सकते हैं, कि दो कह सकते हैं, तीन। एक नई बात भी मतलब शायद आप, हाँ, आप लोग शायद नहीं जानते हो। एक गजल मतलों की ही गजल कही जाती है, सिर्फ जिसमें मतले होते हैं, है ना। तो उस गजल को हम लोग मतली गजल कहते हैं, या मतलूब खान मतली, कहलाती है वो गजल। और फिर से एक बार बोल मुझे दीजिए, मतली गजल। जी जी, उसको हम मतली गजल कहते हैं, जिसमें सिर्फ मतले होते हैं, या फिर उसको मतलूब खान भी कहा जाता है उस गजल को। तो जी, तो ये मतलब जिसमें सिर्फ मतले होते हैं। मैंने ऐसी कई गजलें कही हैं, 40 तक भी मतले कहे हैं, और बड़ी खूबसूरत गजल होती है।
आप अरे विश्वास वाह, करें कि आपको बहुत आनंद आएगा उसको पढ़ने बड़ा में। मुश्किल काम है ये तो कि मतलों का गजल कह पाना। नहीं, हाँ मुश्किल है, लेकिन जब आप किसी फील्ड में चले जाते हैं ना तो आपको सब कुछ आसान लगने, जब आप उसको इबादत समझने लगते हैं या वो आपका जुनून बन जाता है तो सब कुछ आसान हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। और थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना चाहूंगी कि जो गजल है उसमें पहला जो शेर है जिसमें हम रदीफ काफिया दोनों निभाते हैं, दोनों मिसरों में, उसको हम मतला कहते हैं। इसके अलावा जिसमें हम सिर्फ सानी में काफिया रदीफ निभाते हैं वो शेर कहे जाते हैं। और अंत में जरूरी नहीं है कि मक्ता कहा जाए, कई बड़े शायरों ने अपने नाम के साथ मक्ता नहीं कहा है, किसी का तखल्लुस नहीं कोई रखना चाहता है वो मक्ता नहीं कहता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर अपनी पहचान बताने के लिए कि गजल किसकी है तो आपको मक्ता कहना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। कॉपीराइट हो ये जाता कोई है नियम मक्ता में। नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल। कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको कहना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, मैं तो कहती हूँ, है ना। इसके अलावा ये कोई नियम नहीं है कि गजल 5 ही शेर की हो कि 7 शेर की हो, या लेकिन ज्यादातर गजलें जो होती हैं वो ऑड नंबर्स में होती हैं। इवन नंबर्स आपको हाँ, कभी नहीं मिले, ऑड मतलब कि 5 होंगे तीन शेर, पाँच। 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे। अच्छा, इनकी संख्या कोई सीमित नहीं है। मतलब 5 शेर से लेके 27, 28, 29 इतने शेरों तक की भी गजल बड़े शायरों ने भी कही है। और तो जब 28 हम के भी हो शुरुआती सकते दौर हैं? में लिखना, हाँ मैं ये हाँ, पूछ कई लोग लिखते वैसे 27 तक का जी, गजल होती है, 27 मतलब तक ऑड बड़े नंबर में शायरों होनी ने चाहिए गजल। इसलिए मैंने हाँ, पूछा। और नहीं, ऐसा भी कोई विशेष नियम नहीं है कि आपको ऑड नंबर्स में ही कहना है। अभी देखिए, आप कई बड़े शायरों की जो गजल है 6 ही शेर मिलेंगे आपको, 7 ही शेर मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ज्यादातर हम ऑड नंबर्स में कहते हैं गजल, गजल के शेर। और इसमें भी आप जितना चाहें, जब हम शुरुआती दौर में लिखते हैं हमें शेर की तो समझ होती नहीं, मैं सीधी सी बात बताऊं तो हम लोग तो 100 और 150 शेर भी कहते हैं, क्योंकि हमके सिर्फ जमाना होता है शब्द, है ना। तो हमको ऐसे लगता है कि इनका क्या करें। तो मैं बार बार ये कहती हूँ, खूब लिखिए, आप लिख लीजिए, उसके बाद कई बार मंथन कीजिए, और मुझे लगता है कि 7 या 9 शेर की गजल बहुत अच्छी होती बहुत अच्छी होती है जी, है बिल्कुल। बस। इससे एक मतलब कई, लेकिन हाँ कई बार ये होता है कि हम 11 तक 5। भी पहुंचते हैं। मेरे ज्यादातर गजल पहुंच जाती है, कभी कभी 11 और 13 तक भी पहुंचती है। लेकिन ये अभ्यास का असर है। हाँ हाँ, कोशिश जहां तक हो, क्योंकि देखिए, बहुत जैसे फिल्मबदी में मिसरे मिलते हैं, आपको वहां हाँ, पे एक अब जुनून होता है जैसे लिखने का। मैम, जैसे ही टर्म्स आते हैं कोई भी, जैसे आपने बोला कि फिल्बदी में मिसरे आती, अब फिल्बदी आया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा कि ये फिल्बदी क्या है। जी, फिल्बदी हम उसको कहते हैं। फिल्बदी का मतलब है त्वरित, त्वरित शेर कहना। मतलब आपको एक मिसरा दिया गया है, आपको उसी पे तुरंत शेर कहना है। और फेसबुक पे आपको ज्यादातर लोग जो गजल कहते मिलेंगे, उन्होंने फिल्बदी में अभ्यास से ही सीखा है। एक हम भी लगभग हर ग्रुप में, मैं बहुत सारे ग्रुप में हूँ, शुरुआती दौर से हूँ। पहली बार हमने क्लासेस शुरू की थी काव्योदय के जमाने में। तो फिल्बदी का जो एक क्या कहने चाहिए, प्रोफार्मा भी काव्योदय से ही निकला था। और एक मिसरा आपको मिलता है, उस पे आप मेहनत करते हैं, त्वरित शेर कहते हैं। तो मैं खासकर फिल्बदी को कहती हूँ कि वो खान है जहां से आपको हीरा निकालना है। अनकट है वो, उस समय तक उसकी कटिंग नहीं हुई है, लेकिन आपको हीरा निकालना है वहां से। जब आपके पास हीरा निकल के आ गया है, फिर आप उसकी कटिंग कीजिए, फिर पॉलिश कीजिए, और फिर देखिएगा आपकी गजल कितनी खूबसूरत बनती है। क्या बात तो है, क्या बात है। हाँ, तो तो चलिए। मैं खासकर सबसे कहती हूँ कि एक फिल्बदी मशक्कत बहुत जरूरी। आप जरूरी नहीं फिल्बदी में मशक करें, आप एक मिसरा लेके अपना खुद का भी हो सकता है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि शुरुआती दौर में आपको किसी बड़े शायर का सादा मिसरा लेना चाहिए। धीरे धीरे फिर आपके मिसरे आपसे होने लगेंगे, जब आप अच्छा कहने लगते हैं तो फिर आपके निकल के आते हैं। जी, चलिए, बिल्कुल, आप बहुत कुछ अच्छी पूछना जानकारी चाहते हैं? शुरुआत हो चुकी है, तो बीच-बीच में अच्छा कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं, एक प्रश्न जी आया हुआ था कि मैं उसको पढ़ लेती हूँ। और पूछा था, 1 मिनट कहाँ चला गया? पुष्पा गुप्ता जी ये कह रही हैं कि
अच्छा, इनके प्रश्न का उत्तर पहले ही आ चुका है, मैं बता दूं। उन्होंने पूछा है कि क्या सिर्फ उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ही गजल बिल्कुल भी लिखा जा नहीं, सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। नहीं। आपने पहले ही बताया कि आप स्वयं ही अंग्रेजी के हम्म, शब्दों का बहुत इस्तेमाल करती हैं, तो उर्दू कोई जरूरी नहीं है। आजकल हिंदी में भी गजल काफी लिखा जा रहा है, और हिंदी में गजल लिखने की शुरुआत हमारे जी अग्रज दुष्यंत दुष्यंत कुमार जी ने शुरू किया था, जी। और वो भी मध्य एक प्रदेश मैं भोपाल से। जी, जी मैं शेर सुनाना चाहूंगी आदरणीय बिल्कुल दुष्यंत बिल्कुल कुमार बिल्कुल। जी की। इरशाद जमीन पर इरशाद। मेरा एक शेर मुझे याद आ रहा है। उसी जमीन पे मतला था है मेरा। पूरी गजल तो मैं मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मतला मुझे याद आ गया, आपने दुष्यंत जी का नाम लिया तो। कि जी जी। जिंदगी सांसों की एक प्रस्तावना है। कि जिंदगी जिंदगी सांसों की एक प्रस्तावना है, अश्रुपूरी दर्द की अभिव्यंजना है। क्या तो ये बात है, शुद्ध हिंदी की क्या गजलें भी बात। होती हैं और बहुत खूबसूरत हो रही हैं। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, फिर उनका एक और प्रश्न है कि शब्दों का माप तोल आवश्यक होता है क्या? बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल वो जी होता है। जी। मैं इस चीज में बिल्कुल मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। मेरा या बड़े शायरों का या उर्दू दा या जिन्हों जो भी अच्छी गजलें कहते हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको ये चीज कहेंगे कि अगर वज्न में नहीं है, अगर बहर में नहीं है, तो वो दुनिया की कोई भी विधा हो सकती है, लेकिन वो गजल नहीं हो सकती। गजल का शेर होने के लिए बहर में होना बहुत आवश्यक है। आजकल जो लोग सजल लिख रहे हैं या अपने मन से गजल के नाम पे कुछ भी लिख रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहूंगी कि आप उसको कविता नाम दें, आप उसका कोई भी नया नाम दें, लेकिन वो गजल नहीं हो सकती। जो भी बिना बहर के है वो गजल नहीं है। आपको वजन में, नाप में, मापनी पे जब आप लिख रहे हैं तभी वो गजल है। उसके अलावा उसको गजल नहीं कहा जा सकता किसी भी हाल में। चलिए, कुछ कमेंट्स और मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम लोग इसी पे बात करेंगे कि और इसके क्या क्या अंग होते हैं। राजकुमार सेवक जी हमसे जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि गजल विधान की विस्तृत जानकारी। दीपशिखा जी, आपका बहुत बहुत आभार और बधाई। संगीता चौबे जी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं बहुत सुंदर जानकारी है। मांडवी वर्मा जी हैं, और साथ में बहुत सारे कमेंट्स निकल भी जा रहे हैं। महेश लेकरिया जी हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको। संगीता चौबे पंखुड़ी जी कहती हैं कि बेहतरीन जानकारी दे रही हैं आप गजल की। दीपशिखा जी, आपको हार्दिक आभार। वंदना चौहान आपको जी भी हैं, आभार। बहुत सुंदर जानकारी आदरणीय दीपशिखा जी। तो सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग कॉपी पेन लेना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि लगता है याद रहेगा, लेकिन वो फिर भूल जाता है। मेरे साथ तो खैर होता है, तो मुझे लगता है कि सभी के साथ होता होगा। तो, हाँ, तो डायरी पेन लेकर के बैठिए, मतलब जैसे आप मैंने लेके मुझसे बैठा हुआ है। कहेंगे ना कि मैं गजल के बारे में जानकारी मुझे लगभग हर नियम की है, और हम आसानी से गजल कहते हैं, लेकिन किस तरफ वो उड़ जाएंगे बात करते करते वो नहीं पता होता है। क्योंकि हाँ, इतना बात करने को होता है ना, ये इतना पसंदीदा विषय है कि आप मुझसे अगर रात भर भी चर्चा करने चाहे तो मैं करती रहूंगी। मुझे मालूम पड़ गया तो था, इसलिए मैंने आपको खींच लिया यहाँ। बिल्कुल नहीं, मेरे को पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में, मेरे हिंदी गीत भी उतने ही प्रचलित हैं, इतने ही फेमस हैं, और मैं शुद्ध गजल छंद का, भी उतना ही कहती हूँ। लेकिन गजल का जादू अपना एक अलग गजल तो भाई चीज है, गजल ये है। मैं बिल्कुल कहती हूँ। जी हाँ है ना? मैम, आप है साथ में। देखिए, अगर मैं कमेंट पढ़ूंगी तो मैं कमेंट ही पढ़ती जाऊंगी। चंद्रमुखी कोई जी नहीं, मेहता जी कुछ हैं, कह ऐसे रही ले लीजिए। मुझे भी गजल सीखना है। निरूपा कुमारी जी भी हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रही हैं आपको। लेकिन मैं अब ये कमेंट सब थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगी। जिसको भी गजल सीखना है, उन सभी लोगों के लिए आज यहाँ पे ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बस फटाफट से जुड़िए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और कमेंट में मैं थोड़ी देर बाद पढ़ती हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग करते जरूर रहिएगा। तो मैम, ये तो हो गई, हमने मिश्रा की बात कर ली, हमने उला मिश्रा भी समझा, हमने सानी मिश्रा भी आपने जिक्र किया, मतला के बारे में आपने बताया, और क्या क्या इसके अंग होते जी हैं, जैसे कि काफिया है, रदीफ है, हाँ। आपने वजन की बात की, तो उनके बारे जी में भी एक जी। चर्चा। सबसे पहले तो कोई भी मिसरा मतलब पंक्ति, कोई भी पंक्ति एक परफेक्ट वजन में होनी चाहिए। वजन इसलिए क्योंकि गजल कही जाती है, गजल लिखी नहीं जाती है। गजल हमेशा कही जाती है। तो कही कैसे जाती है कि आप जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही उसका भार गिनते हैं, वैसे उसका वजन होता है। जैसे कि खंडर, खंडर अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो आप कैसे उच्चारण कर रहे हैं?
ख के ऊपर जोर नहीं पड़ रहा है, हर की ह कहीं पे आपको नजर ही नहीं आ रहा है, तो खंडर को आप 1-2 या 2 पे ले सकते हैं। आप जिस तरीके से उच्चारित करते हैं आप उसको, जैसे स्कूल, हिंदी छंदों में अगर हम स्कूल का मात्रा भार लेंगे तो स्कूल का मात्रा भार 2-1 होगा हिंदी छंदों में, क्योंकि इस वहां पे साइलेंट है। लेकिन हाँ, जब आप उर्दू गजल में स्कूल लेंगे तो आप उसको 2-1 लेंगे, क्योंकि उर्दू जो गजलें हैं वो उच्चारण पे आधारित है। और देखिए मिसरे के 3 अहम पार्ट हैं किसी भी गजल के, है ना। तो जी, सबसे पहले तो एक ये है कि आप मफहूम तय, सबसे पहले तो ये कि जो मिसरा है आपका वो रवानी में होना चाहिए। रवानी मतलब कि जैसे हम चमत्कार करते हैं गीतों में कि वो जा रहा था वहां, ये हमारा चमत्कार है गीतों के लिए। लेकिन गजल में आपको कभी भी कर्ता कर्म क्रिया की जो जगह है वो फिक्स होना चाहिए। और अगर नहीं है या कहीं आपने सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है, कहीं पे आपको नहीं नजर आ रहा है, तो वो शेर गजल का शेर नहीं होता है। आप जबरदस्ती कह लें तो बात अलग है। आपको गजल का शेर कहना है तो वो वहां जा रहा था, ये आपको सीधे सीधे कहना होगा। उसके लिए आप वो जा रहा था वहां ऐसे अलग अलग नहीं कह सकते। तो सबसे पहली बात आप रवानी देखिए। फिर काफिया जिसको हम बोलते हैं, काफिया वो वर्ड है जो आपकी पूरी गजल में रिपीट होता है ना। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लूं कि नामुकम्मल करार जैसा था, नामुकम्मल करार जैसा था, उसका गुस्सा भी प्यार जैसा था। तो इसमें जैसा था को हम हर सानी में रिपीट कर रहे हैं, हम मतले में रिपीट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रदीफ। आप इसको रदीफ कहेंगे। अब आपके पास क्या था, काफी आप प्यार, किसको आर, बोलेंगे, करार। जी, करार जैसा था, प्यार जैसा था। तो करार और प्यार में क्या कॉमन है ये देखिए आप, तो इसमें दोनों में आर कॉमन है। तो आर, आपका ये जो आर है ये आपका हो गया। यहाँ कोई भी जो काफिया है वो आपका मतले से तय होता है किसी भी काफिया में। अब अगर आप और उर्दू में आपके साथ एक सुविधा ये है कि आप स्वर काफिये भी ले सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप मतलब एकदम हम आ, ई, काफिया ले बिल्कुल, हाँ स्पष्ट काफिया ले, आप स्वर काफिया भी। और ज्यादातर गजलों में आपको अलिफ काफिया, अलिफ मतलब आ का स्वर काफिया आ, मिलेगा। तो आपको पहले ये तय करना होता है कि आपका रदीफ, आपने जिस को आपको पूरे गजल में दोहराना है, जिस शब्द को हर सानी में दोहराया जाएगा, उला और सानी दोनों में होगा, वो शब्द आपका तय हो जाता है रदीफ। फिर आप काफिया तय करते हैं और उसके हिसाब से फिर आप बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया तो ये स्पष्ट काफिया है। लेकिन जैसे आपको स्वर काफिया अगर चाहिए, एक शेर मेरे को याद आ रहा है कि दिल के नजदीक आ रहे हो तुम, दिल के नजदीक आ रहे हो तुम, ये हो तुम, मेरी हस्ती पे छा रहे हो तुम। छा तो रहे अब हो आप तुम, देखिए कि रदीफ क्या हो गया इसमें, रहे हो तुम, है ना। रहे हो दिल तुम, के और आज नजदीक आ रहे हो तुम और मेरी हस्ती पे छा रहे हो तुम। तो रहे हो तुम का सीधे सीधे रदीफ हो गया। और रदीफ रदीफ, के जस्ट पहले जो शब्द आता है वो हमारा काफिया तय करता काफिया है या होता वो हमारा काफिया होता है। तो दिल के नजदीक आ रहे हो तुम, तो आ रहे हो तुम के पहले क्या है, आ। तो ठीक है, ये आ स्वर हो गया। फिर जब हमने लिया सानी में, तो छा रहे हो तुम, तो इस मतले से आपका जो काफिया वो तय हुआ आ स्वर, अलिफ स्वर जिसको हम कहते हैं उर्दू में, है। अलिफ काफिया कहलाता है ये। तो आ स्वर आपका तय हो गया। तो अब आप जितने भी शेर कहेंगे, आपके पास तब बहुत आ सारी जा, छूट है कि आपको आ चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, हाथ सा, गया, आया, मतलब फिर आपके पास बहुत छूट है क्योंकि आ आपके रहे पास हो स्वर तुम, जा काफिया है। रहे हो तुम, हाँ गा रहे हो तुम, खा बिल्कुल, रहे हाँ हो तुम, हाँ, गिरा रहे हो तुम, नहा रहे हो मिला तुम, रहे हो तुम। कुछ भी कर, फिर तो मतलब आपके पास बड़ा वास्ट, लेकिन एक ये हम्म, चीज भी है कि सिर्फ काफिया हमने कर दिया तो उसको रदीफ के साथ जाना भी चाहिए, है ना। अब आपने कोई काफिया ऐसे लिया कि वो रदीफ के साथ, तो उसका कोई रब्त ही नहीं, रब्त मतलब रदीफ के साथ उसका संबंध बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो उसको लगना चाहिए कि मेरी हस्ती पे छा रहे हो तुम, हाँ, मेरी हस्ती को गा रहे हो तुम, अगर ऐसे कहेंगे तो वो रदीफ के साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो हमेशा ये है कि नहीं हमारा शेर तो बहर में है। नहीं, हमने तो कहा
तो नहीं, आपका जब तक एक सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है आपके किसी भी शेर का, वो शेर नहीं होता है। शेरियत जो होती है ना गजलों में, वो बड़ी जरूरी है। और चलिए आप एक आध क्वेश्चन ले लीजिए, फिर मैं कुछ और जरूरी नहीं, चीजें क्वेश्चन बताती अभी हूँ। नहीं आया है, क्योंकि मैंने बोला था कि अभी मैं प्रश्न नहीं लूंगी, मैं अंत में लूंगी, कमेंट्स बाद में पढ़ूंगी, तो प्रश्न नहीं आए हैं। और चलिए, बस अब मैम ने बोल दिया, तो आप आपकी लोग ना अपने प्रश्न रखना आवाज शुरू थोड़ी सी करिए। धीमी धीमी आ रही है मुझ तक स्मिता जी, अभी तक ठीक आ रही थी। अच्छा, अब मैं देखूं, एक मिनट। मेरी तरफ से तो काफी बढ़ा हुआ है आवाज। आ, हो सकता है कोई दिक्कत। अब बताइए, आप, आ रही है मेरी आवाज ठीक से? मेरी आवाज बहुत कम हो गई है, पता नहीं क्या अच्छा, बात है। हाँ। मेरी तरफ से तो ठीक ठाक है, 90 पे चलिए ठीक ठाक चलिए, बढ़ा कोई हुआ। बात नहीं, मैं जी। मैं खुद ही आगे बढ़ती हूँ, जैसा भी मुझे जितना समझ में आएगा तब तक शायद ठीक हो जाएगी आपकी वॉइस। नहीं नहीं। तो हाँ, हाँ, जैसे कि अब अब हम मैं लोग मैं इस दर्शकों बात से पे भी पूछ पहुंचे कि लेती हूँ एक हमारा मिनट। हमने, है ना, हमने तय कर लिया कि हमारे पास ये रदीफ है, हमारे पास ये काफिया है। अब आपको ये तय करना होता है कि आपका जो मिसरा है वो बहर में है या नहीं। तो ये जी। आपको तब समझ में आएगा जब आप बहर के बारे में जान। लेकिन इसके अलावा भी ये होता है कि आपको बहर की जानकारी नहीं भी है, तो आपके मन में एक लय बनती है किसी भी चीज की। आप कोई भी गाना, कोई भी पंक्ति अगर उठाते हैं, तो वो मन में एक लय बनती है, और आप देखिएगा कि वो जो लय होती है वो किसी ना किसी बहर पे होती है, किसी ना किसी प्रचलित बहर पे हमको वो मिसरा मिलता है। तो वो जब आपकी एक लय बन जाती है, तो उस आधार पे आप डिसाइड करते हैं कि ये मिसरा हमारा किस बहर में है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हमारे मन में मफहूम, मतलब हमारे मन में जो भाव आते हैं, जो भाव आते हैं उनको ही हम अपनी गजल के शेरों में ढालते हैं। तो आप जबरदस्ती कोशिश मत कीजिए कि ये वाला भाव हमारे मन में आया तो हम इसको उल्टा सीधा करके, कि उधर जा रहा था इधर खा रहा था, ऐसे करके हम जबरदस्ती उसको उस बहर में, मतलब जबरदस्ती का रख दें। ऐसे मत करिए, कभी मत करिए। शेर बहुत सादा हो लेकिन ऊंचा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बात कहें। आप मतलब छोटी बात को भी आप सलीके से अगर कहते हैं तो शेर बहुत अच्छा होता है। मेरा ऐसा मानना है। अभी बहुत सारे लोग क्या समझते हैं मैं ये नहीं कह सकती। अच्छा, एक बात और है शेर कहने में, कि शेर कभी भी ना मतलब सीधे सीधे हम नहीं कहते, कि मतलब हमको कान पकड़ना है हाँ तो हम हाँ कान को हाँ, सीधा नहीं पकड़ेंगे, हम बिल्कुल कान को बिल्कुल। पीछे से जाके पकड़ेंगे, है ये ना। इसकी कि खूबसूरती भी है। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ, ये नहीं कहेगा कभी भी शायर। शायर हमेशा कहेगा मैं तुम्हारी मांग चांद सितारों से सजाना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए तार। देखिए, ये संभव नहीं है। आप अगर इसको तर्क की कसौटी पे कसेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि दो जहां जम कर दूं तुम्हारे लिए, या दो जहां की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूं, ये संभव नहीं है। या चांद को धरती पे उतार लाऊं, या तुम चांद हो, भावनाओं को ये समझो। संभव नहीं है। लेकिन मतलब गजल में ये बिंब हम लेते हैं, कि जैसे हम, अगर आपको पुराने जमाने की फिल्में याद हो, तो वहां पे दो प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन को दो फूलों के द्वारा दर्शाया जाता था हमेशा। तो बस यही बात है कि आपको अगर बात करनी है तो आपको प्रतीकों के माध्यम से बात करनी है। जी हाँ, कि बिल्कुल। तुम्हारे जैसे आप आए बाहर आई, किसी के आने से हम्म। बाहर मतलब मौसम चेंज हो जाए बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन हमारे दिल का मौसम बदल गया है आपके आने से। इसीलिए हम कह रहे हैं आप आए बाहर आई, या गुलशन मुस्कुराया, या गुलशन शर्माया, फूल शर्माए आपकी मुस्कुराहट पे। ये संभव नहीं है, लेकिन गजलकार है वो संभव करता है इस बात को। तो जब भी कहें तो अपने प्रतीक लें। जरूरी नहीं है कि जो हमारे शायर, कुछ छोड़ा नहीं है मीरो गालिब ने हमारे लिए, वो सब कुछ कह चुके हैं। सब कुछ कह चुके तो हैं। हमें बात वही कहनी है, लेकिन उसको अलग अंदाज तरीके से बदल। कहना। हम्म। शब्द और उसके जज्बात और कुछ ना कुछ उसके और प्रदर्शन बदल देंगे तो फिर नया हो जाता है। कुछ कमेंट्स हैं, मैं आप लोगों से ही पूछूंगी कि क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है, एक क्योंकि एक मैम को बार शायद मेरी ना आवाज नहीं आ स्मिता रही। जी, एक बार अपना माइक बंद करके फिर से ऑन कीजिए आप, और थोड़ा सा अपना वो भी देखिए। आवाज बिल्कुल बंद हो गई है मुझे।
चलिए मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो आप लोग भी कृपया बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है, कि कई बार ऐसे भी दिक्कत आ जाती है आपस में। मैं प्रश्न तो फिर बाद में ही पूछ पाऊंगी, क्योंकि मैम को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, और मेरी आवाज आ रही है ऐसा बता रहे हैं लोग। तो अब मैं नहीं, किस तरह से आवाज तो मुझ तक बहुत कम आ रही है, पहले बहुत अच्छी आ रही थी, अभी मुझे बड़ी दिक्कत लेकिन हो रही लोग है बता रहे हैं कि समझने में। मेरी आवाज आ रही है और ठीक से आ रही है। जी। ओके। तो चलिए। इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें। तो फिर मैं क्या और कैसे पूछूं आपसे? मेरी आवाज आप तक थोड़ी भी अगर आ रही है तो आप उसको सुनने का प्रयास हाँ कीजिए। चलिए, आप ना वहां पे ले लीजिए कमेंट, उस पे ले लीजिए तो मुझे समझ में आएगा थोड़ा, है जी ना। जी जी। स्क्रीन पे कमेंट लीजिए आप। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये सारे प्रश्न जो हैं आपने उसका उत्तर पहले ही दे दिया है। और अब लोगों को अगर कोई रदीफ और दे दिया जाए, काफी और रदीफ दे दिया जाए, और उस पे प्रैक्टिस करने की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में अभ्यास भी होता रहेगा। चलिए, मुझे क्वेश्चन तो नहीं समझ आ रहे हैं। नहीं मैं नहीं, प्रश्न तो है ना, मैं जी जी। लगभग हमारे पास अभी 20-25 आदत। मिनट और बाकी हैं। तो चलिए, रदीफ काफिया पे बात हो गई है ना। तो एक मिसरे पे बात हो गई, रदीफ काफिया पे बात हो गई है। तो अब हम कुछ थोड़ा सा शेरियत के बारे में बात करते हैं। जी, बाकी लोग कह रहे हैं आवाज ठीक आ रही है, पता नहीं मुझे ही कम आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पहले बहुत अच्छी आ रही थी मुझे आवाज। चलिए, कोई भी बात नहीं है, जैसे भी कंटिन्यू होता है मैं करती हूँ। तो जी लोग कहते हैं शेरियत क्या चीज है ना। मतलब हमने कह दिया शेरियत, गजल में शेरियत होनी चाहिए। शेरियत क्या चीज है? शेरियत को जी हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कई विरोधी बातें कही जाती हैं जिन जो संभव नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये शेर में ये कैसे, ये तो बेकार चीज है, ये इसमें इसमें क्या है। जैसे अभी मैंने कल परसों एक शेर कहा, तो मुझे खुद नहीं लगा कि वो शेर इतना बड़ा है। मैंने जस्ट एक शेर कह दिया कि जितनी ऊंचाइयों को सोचा है उतनी गहराइयां बना ली हैं, कि जितनी ऊंचाइयों को सोचा है उतनी गहराइयां बना ली हैं, और इश्क की झांकियां बना ली हैं, फूल पर तितलियां बना ली हैं। तो ये जो शेर था गहराइयों वाला, तो ये जस्ट अपोजिट था। तो कई मतलब लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, साधारण लोगों के मन में, कि ये कैसा शेर है कि जितनी ऊंचाइयों के साथ तो ऊंचाइयां ही होगी, गहराइयां कैसे नहीं होंगी। नहीं। तो इस शेर के पीछे ये था कि आप कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, लेकिन आपको अपने आप को नहीं भूलना चाहिए कि आप क्या है। इसके अलावा एक जो आइसबर्ग होता है, वो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। आप आपकी जो हैसियत है, आपका जो सलीका है, आपकी जो हस्ती है, वो अभी उतनी जाहिर नहीं हुई है। आप इतने जितना बाहर है उतना ही डेप्थ में अभी आप अंदर हैं, वो अभी अभी तक आप बाहर नहीं आए। तो ये चीज जब आपको समझ में आएगी ना कि शेर क्या कहना चाहता है, जिस दिन आप ये बात समझेंगे उस दिन आपको खुद भी शेर कहने का सलीका आएगा। और नहीं तो फिर ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये क्या शेर है, इसमें कौन सी, मतलब कई बार बड़े शायरों के शेर पढ़ के लोग कहते हैं इसमें क्या नई बात है, या इसमें कौन सा शेर। लेकिन शेर जो दिखाई देता है, जो सामने कह वो रहा है, नहीं, वो नहीं होता है शेर। शेर वो होता है जो बहुत बहुत गहरी सारा, गहरी मतलब बातें हो एक जाती हैं। शेर पे आप बहुत बड़ा तबसरा कर सकते हैं, जिसका एक शेर का अगर 10 बड़े शायर अर्थ निकाले तो वो अलग अलग अर्थ निकाले। शेर तभी होता है। जी और जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नया कुछ कहें, आप पुरानी चीजों को भी, आप गालिब के शेर को, आप मीर मीर को पढ़ें, आप गालिब को पढ़ें, आप फैज को पढ़ें, आप अहमद फराज को पढ़ें, और उसके हम्म। बाद आप उनसे प्रेरणा लें। बिल्कुल प्रेरणा लें, मैं तो कहती हूँ आप उनके मफहूम भी उठाएं, लेकिन शेर को इस तरीके से कहें कि वो शेर आपका नजर आए। गालिब का एक शेर है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसी शेर को ना मैंने भी एक अलग तरीके से कहा था कि सुनते रहे हैं इश्क तो दरिया है आग का। गालिब का पूरा मफहूम उठाया है मैंने, लेकिन शेर दीपशिखा का है और मेरे नाम से मकबूल भी है ये शेर बहुत, कि सुनते रहे हैं इश्क तो दरिया है आग का, कि सुनते रहे हैं इश्क तो दरिया है आग का, दिल डूबने को फिर भी है तैयार क्या करूं, कि दिल डूबने को फिर भी है फिर तैयार भी है क्या करूं। तैयार क्या बात है, तो क्या बात है, बहुत खूब। मतलब ये कि आप बिल्कुल दूसरों की अच्छी चीजों को, जैसे हम कहते हैं ना, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि महापुरुषों की अच्छी बातों को ग्रहण करें, तो बिल्कुल ग्रहण करें। मैं तो, जैसे मुझे कई लोग कहते हैं हम तो नहीं पढ़ते, भाई हमारे ऊपर छाप आ जाएगी, हमारे लेखन में किसी का तो हमारे ऊपर शेर चोरी का बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? अगर आप ये इश्क नहीं आशा कहेंगे तो चोरी का इल्जाम लगेगा, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि सुनते रहे, हाँ हमने गालिब से सुना था, वो कहते थे कि इश्क आसान नहीं है, वो कहते थे कि आग का दरिया, लेकिन क्या करूं, मेरा मन तो बस वहीं जाने को तैयार है, मैं तो करने को तैयार हूँ। तो ये सलीका है शेर कहने का। चलिए, इसके और अलावा सत्य प्रकाश सिंह जी हैं। कुछ नए बिंब हम लें और कुछ इस तरीके से कहें कि वो आपको दूसरे जोन में अगर आपको शेर ले जाता है तो वो शेर है। मुझे ऐसे लगता है। अभी बहुत ज्यादा तो देखिए मैं भी नहीं जानती हूँ, पर मैं जो कहती हूँ वो नहीं मैं नहीं नहीं, अच्छा कह रही हैं, बता रही और हूँ आप आपको। बहुत सही बता रही हैं, क्योंकि मैंने ही बोला ना कि पूरी किताब को अगर 2 मिसरों में, एक शेर में कहने का सलीका अगर कहीं है तो वो गजल में ही है, और वो वहीं से आ सकता है। गजल के 2 शेर में हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और आप, मैं यहाँ पे शो भी करती हूँ, आप इसको गजल और गीतिका में अंतर बता दें, सादर जी निवेदन। सत्य प्रकाश सिंह जी पूछ रहे हैं। जी जी, बेसिकली देखिए गजल और गीतिका में कोई अंतर नहीं है। आपको मैं बताऊं कि गजल के ही सारे नियम गीतिका में ले लिए गए हैं। आदरणीय ओम नीरव साहब ने अपने नाम से उसको प्रचलित जरूर कर दिया है कि ये गीतिका है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गीतिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले आदरणीय नीरज जी ने किया। क्या हुआ कि जब उन्होंने ऑन स्टेज कुछ गजलें पढ़ी, तो उन गजलों में थोड़ा सा मतलब वजन के हिसाब से, कुछ काफियों के हिसाब से उसमें कुछ गलतियां थी, उर्दू उर्दू के हिसाब से। तो उनके ऊपर आरोप लगा कि भाई आप गजल के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। तो नीरज जी ने उस समय पे कहा कि मैं तो गजल पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो गीतिका पढ़ता हूँ। तो ये शब्द जो था वो नीरज जी की देन थी। फिर धीरे धीरे देखिए ये लड़ाई चलती रहती है। हालांकि ये बड़ी मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन ये उर्दू और हिंदी उसमें चलती रहती है। तो ओम नीरव जी ने, विश्वम्भर शुक्ल जी ने, कुछ एक बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने गजल के ही सारे नियम गीतिका में रखे। और जैसे कि हिंदी गजल जिसको बेसिकली दुष्यंत साहब ने भी कुछ शेर बेबहर भी कहे हैं, उनका अपना, उन बेबहर नहीं कह सकते आप उनको, उन्होंने हिंदी तरीके से जैसे हम लिखते हैं हिंदी, उस तरीके से उनका वजन लिया है। अब जैसे वजन बोलते हैं हम और आप, वजन बोलते हैं, है ना। बस हम और आप शहर बोलते हैं, हम शहर नहीं बोलते। तो हम बेसिकली हम जैसे बोलते हैं हम वैसे वजन लेते हैं उसका। तो उस तरीके से दुष्यंत साहब ने लिया। और जब जब उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल दबंगता से कहा कि मैं हिंदी गजलें कहता हूँ, मैं आपकी उर्दू की गजलें नहीं कहता हूँ। और उनका एक एक शेर मकबूल है, देखिए बहुत शेरों पे भारी है। तो मेरी भी यही सोच है कि आप गजल कहें या गीतिका कहें, सेम प्रोसीजर है। आपको मतलब गजल में आप वजन निभा रहे हैं, गीतिका में आप मापनी निभा रहे हैं, है ना। एक गजल और में आप प्रश्न। काफिया निभा रहे हैं, उसमें आप समांत निभा रहे हैं। गजल में आप रदीफ कहते हैं, वहां आप पदांत कहते हैं, है ना, कुछ प्रदान। हिंदी शब्दों का। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी फर्क नहीं, आप गजल कहें या गीतिका कहें, एक ही बात है। क्योंकि नियम नियम से बंधी दोनों चीजें, दोनों ही लय पे हैं, दोनों ही नियम से बंधी हैं। और हिंदी गीतिका में भी कई जगहों पर वही छूट ली जाती है जो कि गजलों में ली जाती है, जैसे कि मात्रा पतन,
प्लस उच्चारण के हिसाब से मात्रा भार तय करना। तो मुझे नहीं लगता कि बेसिकली आप गजल को मतलब किसी चीज को नए कपड़े पहना के कहें कि उसकी शख्सियत बदल गई, मुझे नहीं लगता है। मेरी अपनी सोच है, बाकी मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं कह सकती। मैं भी गीतिकाएं खूब कहती हूँ और गजल, अपनी गजल को भी गीतिका के नाम से गीतिका में डालती हूँ, क्योंकि भाई हिंदी में ही कहते हैं हम, कोई इसका मतलब ये उर्दू मतलब तो हुआ, भाषा ही ऐसी है जिसमें सारी भाषाएं मिली हुई हैं। तो इसका ये मतलब हुआ जी कि अगर गजल की कमियों को हल्का फुल्का ढकना हो तो हम इसको गीतिका कह करके प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप तो हिंदी शब्दों का प्रयोग कर लें तो वो गीतिका हो तो जाती है, बस गीतिका हो ये जाएगी, अंतर है। बिल्कुल। गजल में आप और कुछ ज्यादा हिंदी कमियां भी हो तो शब्दों का छुप जाएंगी। ज्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग कर लिया आपने तो गीतिका हो गई, और थोड़े उर्दू शब्द डाल दिए तो वो गजल हो गई। बस गजल हो इतना ही गई। अंतर है, जी, और कोई अंतर नहीं। संगीता चौबे पंखुड़ी जी पूछ रही है कि बहर मापनी की गिनती कैसे की जाती है, इस जी बारे में भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको मात्रा भार आना चाहिए किसी भी शब्द का। और शब्द का मात्रा भार कैसे तय होता है? जिस शब्द को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उस हिसाब से हम उसका मात्रा भार तय करते हैं। जैसे छोटे जो वर्ण है, जैसे है ना, इसको उच्चारित करने में हमको थोड़ा समय लगा तो ये लघु वर्ण हुए। आ का उच्चारण करेंगे हम तो वो ज्यादा समय लगा तो वो हो गया दीर्घ। तो लघु वर्ण का जो मात्रा भार है वो 1 होता है, और दीर्घ वर्ण का मात्रा भार 2 होता है। ये शुद्ध मात्रा भार है ना। जैसे ई और छोटा ऊ, इनके जो मात्रा भार हैं वो 1 होंगे। इसके अलावा आ, बड़ी ई, ए, ऐ और ओ, औ, आहा, इन सब का मात्रा भार जाता है 2, क्योंकि इनको बोलने में हमको समय लगता है। समय लगता है। तो इस हिसाब से हम, जैसे कमल, कमल आप उच्चारण कर रहे हैं, तीनों आपको लघु वर्ण मिलेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यंजन के साथ अ का उच्चारण बिल्कुल है, तो आप उसको काफिया में कभी अकाफिया नहीं ले सकती। हमने अकाफिया ले लिया क्योंकि आप हर व्यंजन में अ उच्चारित कर रहे हैं, तो आप वैसे नहीं ले सकते। कमल, जब हम हिंदी छंदों के हिसाब से कमल का उच्चारण कर रहे हैं तो हमको तीनों क्योंकि मतलब लघु वर्ण है, कमल, एक एक एक, ये हमारा हिंदी छंद के हिसाब से हुआ। लेकिन जब हम उर्दू में लेंगे तो उर्दू में हमेशा 2 लघु वर्ण अगर पास पास हैं तो उनका उच्चारण हमेशा 2 होगा, और वो शाश्वत 2 है। उसको आप कभी मात्रा पतन में आप नहीं गिन सकते। जैसे अब, तब, जब, कब, ये हमेशा शाश्वत 2 है। इनको किसी तरीके से आप मात्रा पतन में गिरा नहीं सकते, इसको किसी तरीके से आप एक में नहीं ले सकते। तो जब 2 लघु वर्ण पास पास आते हैं तो हम उनको हमेशा उर्दू गजल में 2 गिनते हैं, उनको कभी भी एक नहीं गिनेंगे। एक अकेले शब्द पर मात्रा पतन संभव है, जैसे के है तो आप के पे मात्रा पतन करके उसका उच्चारण धीमे से करके उसको 1 पे ले सकते हैं। लेकिन 2 शब्द हैं अगर कल, आप उसको कभी भी मात्रा आप उसकी नहीं गिरा सकते। तो इसके लिए वजन जानने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होता है मात्रा भार, किस वर्ण का कितना मात्रा भार है। और जब आप वो सीख लेते हैं, आपको मात्राएं गिनना आ जाता है, तो फिर लय में आप शब्दों को गिराते हैं। ये जो एक छूट है वो हमको गजल में मिली हुई है। तो आप वर्ण को गिराते हैं, और इसका भी एक नियम है। इन नियमों पे बहुत विस्तृत चर्चा हो पाएगी क्योंकि ये नहीं, एकदम मैंने से एक आध जगह पढ़ा है मैम, मैंने कहीं कहीं पढ़ा है, जैसे मेरे को मिरे कह दिया। कई जी शायर ऐसे हमारे जी, दिग्गज शायर हुए 3 हैं। शब्द मैं आपको समझा रही हूँ कि बाकी जगह आपके पास शब्द के शुरू में मात्रा गिराने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 3 शब्द इस चीज के अपवाद है, मेरे, तेरे और हुई, कोई। तो मेरे को आप मेरी लिख सकते हैं, है ना, मेरे, इधर तिरे, और दोनों साइड मात्रा गिरती है इसकी। आप इसको 2 पे भी ले सकते हैं, 2 पे ले सकते हैं, 1 पे ले सकते हैं। ये 3 शब्द कुल ऐसे, कोई को आप कोई उच्चारण करके 1 पे ले सकते हैं, आप उसको 2 पे ले सकते हैं, आप उसको 1 पे ले सकते हैं। ये 3 शब्द अपवाद हैं, इनको हमें याद रखना होता है। और कौन कुछ कौन सा? शब्द बहुत अब अपवाद हैं।
ये मेरे आपको तेरे सीखना और होता है। जैसे मल्हार, कोई। मल्हार, हाँ के पहले अगर आधा शब्द कोई भी आएगा तो वो कभी भी दो उस पे नहीं जाएगा, कभी दो पे। जैसे हम कैसे कहते हैं कोई भी शब्द, जैसे सिमत है ना, हमने लिया तो सिमत में स में छोटी की मात्रा है, म आपका आधा है, तो हम हमेशा जो आधा वर्ण है वो पहले की पीठ पे सवार करा देते हैं, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो पहले की पीठ पे जब जाएगा तो उसका जो तो मात्रा भार है वो पहले के साथ जुड़ जाएगा। तो जो हम सिम में सिम का जो मात्रा भार है वो 2 हो जाएगा और त जो है वो 1 है। तो बंद है। ये मतलब हम हमेशा पहले उस पे चढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे मल्हार, इसमें क्या होता है कि मलार करके उच्चारण है और ह से पहले आधा वर्ण है, तो वो विलुप्त हो जाता है, उसका उसको हम मात्रा भार में नहीं गिनते। तो मल्हार देखिए, आप हमेशा मल्हार को आप 1-2-1 गिनेंगे, आप मल्हार को 2-2-1 कभी नहीं गिनेंगे। तो अच्छा, तो इसका ऐसे ये कुछ मतलब शब्द हुआ। हैं जो हम्म। मात्रा भार के नियमों में आपको दिए होते हैं, ये आपको याद हो जाते हैं। जैसे उर्दू गजल में गलती एक शब्द है, गलती का मात्रा भार जैसे कि बाकी शब्दों का है कि 2 शब्द अगर लघु पास में है तो वो हमेशा शाश्वत 2 होता है, लेकिन गलती एक ऐसा शब्द है जिसका उर्दू में भी मात्रा भार हमेशा 1-1-2 होता है, वो कभी भी 2-2 नहीं होता। आपको जब भी गलती की जरूरत है तो आपको 1-1-2 पे ही लेना होगा उसको। आप आपको अगर 2-2 चाहिए तो आप उसकी जगह खामी का प्रयोग कीजिए। आप कभी भी उसमें गलती को कभी भी 2-2 पे मत टू नहीं लीजिए। करें। जी तो मुझे इसका ये मतलब हुआ, हाँ मैं इसको पढ़ती हूँ अभी। तो इसका ये भी कह सकते हैं ना कि आ, अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, बाद में बात करते हैं, अभी इसको पढ़ते जी, हैं जरा ये एक गजल आई है, देखिए इतना मैं पूरी गजल पढ़ के पढ़ी नहीं जाएगी, सबसे बड़ी चीज तो मुझसे ऐसे। और मैं ऐसे गलतियां आपकी नहीं बता पाऊंगी। जरा सोच लो मुस्कुराने से पहले, मेरी जान मुझको सताने से पहले। अच्छा मतला है, ठीक मतला है। मेरे आंसुओं से, मेरे मेरे आंसू। आंसुओं पे न यूं मुस्कुराओ, मेरे पास आओ दूर जाने से पहले। अ, यहाँ आपने अलिफ वस्ल किया है, ये बात की बात है। जरा जरा सी महक लूं, जरा सी बहक लूं ना, कुछ मिसरे आपके ये बहर से जा रहे हैं। आंखों में बसा लो गिराने से पहले, आपकी जो बहर है वो 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2 into 4 आपकी बहर है। तो आपका जो भी मिसरा स्टार्ट होगा वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। आपने आंखों से किया, आंखों 2-2 हो गया, ये आपका चला गया ये बहर से। तुम्हारी नजर में एक धूल भी, कुछ मिसरे आपके बहर से जा रहे हैं, आपको पुनः इनको करना होगा। और आप पहले मात्रा भार सीख के पहले वजन गिनना सीखे, आप काउंटिंग सीखे जिसको हम तख्ती बोलते हैं। जिस दिन आप वो सीख जाएंगे तभी आप गजल कह पाएंगे। इस तरीके से आप लय पे आपने जैसे कुछ शेर कह लिए हैं और बड़ा कॉमन मिसरा है, और जो भी शेर आपने कहे वो मुझे लगता है लगभग 100-200 लोग यही बात कह चुके हैं। और अभी लेकिन शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। थोड़ा सा प्रयास करें और नए ढंग से अगर आप कहने की कोशिश करेंगे तो आपकी गजल अच्छी होगी। तो जी गुप्ता, पुष्पा गुप्ता जी, मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा कि गजल एहसास अच्छे हैं, लेकिन शुरुआत और वही है कि गिनती करेंगे। तो हमें लगता है ना कि जब भी आपको साहित्य में उतरना हो तो पहले गणित जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से गिनती आएगी, और गिनती जब आएगी तभी आप यहाँ पे मतला से लेकर के मक्ता तक पहुंच पाएंगे। तो ये बात है, धन्यवाद कह रही हैं वो आपको। ओहो, एक और आ गया है, सुधा मोदी जी हमसे जुड़ी हुई है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कह रही हैं वो, और एक उन्होंने भी कुछ चंद पंक्तियां भेजी हैं। क्या है कि मैं ना बहुत छोटे जो अक्षर हैं मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, और इस और तरीके से मेरी मैं आवाज आप पूरा, तक पहुंच भी नहीं रही है। हाँ मैं पढ़ूं? इस तरीके से क्या है कि मैं
एकदम से इतनी सारी गजलों के बारे में पूरा पूरा तुरंत में नहीं बता पाऊंगी। ये तभी संभव है जब या तो मैं सुनूं या फिर मैं पूरा पढ़ूं, है ना। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए गजल का। अगर आपको वजन आता है तो आप स्वयं उसको कह लेंगी। मुझे लगता है ये सुधा मोदी जी की गजल है। मोदी जी और जी सुधा जी को जहां तक मैं जानती हूँ कि बहर का नॉलेज है, अच्छा कहती हैं। कभी कभी एक आध शेर इधर उधर हो जाता है, वो अलग बात है। तो सुधा जी, आप तो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में हैं, तो पहले तो आपको गजल कहने पर ही बधाई। और जब भी जरूरत हो तो आप मेरे पर्सनल मैसेंजर पर या पर्सनल मेरे नंबर पे आप अपनी गजल भेज सकती है, मैं वहां पूरा समाधान करूंगी मुझे आपका। लग रहा है ना मैम, फिर आपको यहाँ पे नंबर अपना कॉमन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि भाई एक बार चेक कर ले। कई बार होता है ऐसा ना कि कुछ अच्छा लिखो, खुद को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर समझ में आता है कि इसमें भी कुछ खामियां हो सकती हैं। तो फिर ऐसे में लगता है कि कोई एक बार चेक कर देता है, जैसे बच्चे होते हैं ना, मैम जरा कॉपी चेक कर दीजिए। तो उस टाइप वाला हमें भी कोई मिलता, हम सबको भी कोई मिलता, तो थोड़ा आसानी हो जाता। बस इतना। तो मैं ना पहली बात तो स्मिता जी समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप बोल कह रही हैं, है ना। मुझ तक वो बात नहीं चलिए, पहुंच रही है। पर जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि किसी मिसरे पे कुछ कहना चाह रहे हैं लोग शायद, या जी, जी, कोई बात नहीं है। अब देखिए इतना समय भी बीत चुका है, मैं कैसे आप तक अपनी बात को पहुँचाऊँ, क्योंकि लोगों तक पहुँच रही है और आप तक नहीं पहुँच पा रही है, तो हम लोग का जो कम्युनिकेशन है ना, जो सही वार्ता है, वो कहीं-कहीं अवरुद्ध हो जा इस तरह से क्या कहें, बस रुक जा रहा है। तो चलिए, चलिए मैं मतलब समय भी हो चुका है। बेसिक जी, चीजें जो हमने एक गज़ल जिस पे सुना बात दीजिए की कम है, से कम आप। जी, मैं बेसिक जो बातें आप तक पहुंचाने में अगर मैं थोड़ी बहुत कामयाब हुई हूँ तो मैं एक बार उनको दोहरा देती हूँ। उसके जी। बाद नेक्स्ट टाइम अगर जब भी हम मिलते हैं तो जो हुँ, भी लोग, जो भी क्वेरीज थी इस समय पे लोगों की, तो वो आप एक जगह इकट्ठे कीजिएगा और वो मुझ तक पहले पहुंचाइए आप, है ना। जी, तो जी, जब भी जी, हम जी। अगली बार मिलते हैं तो मैं उनको उसी समय पे जिसने भी मुझसे जो भी पूछा है तो मैं उसको बता दूंगी। आज हमने बेसिकली जो बात की है कि गजल बेसिकली है क्या, गजल के कितने अंग हैं, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, वजन, बिना वजन के गजल नहीं होनी चाहिए, वजन पे आप कहते हैं तो ही गजल होती है। शेरियत मतलब एक अलग तरीके से शेर कहने का तरीका, जब तक वो नहीं है तब तक आपकी गजल का शेर आपका नहीं है। और एक एक चीज जो मैं भूल गई हूँ वो मैं आपको और बताना चाहूंगी, जदीदियत। जदीदियत मतलब आधुनिकता। अब हम गालिब ने जैसे शेर कहे वही हम कहें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम आज के जमाने के हिसाब से अपने शेर कहें और उसमें बिल्कुल नए तरीके से शेर कहें। मुझे किसी एक छोटे से लड़के का शेर याद आ रहा है, मुझे उसका नाम मैं मिस कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आपके सामने रखना चाहूंगी कि ऐसे भी शेर कहे जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाएंगे, उसने उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊंगा, रात के 3 बजे घर से निकाला मुझको, कि रात के 3 बजे घर से दिल से निकाला मुझको, रात के दिल का 3 बजे नाम। दिल से निकाला मुझको। उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊंगा, रात के 3 बजे दिल से निकाला मुझको। तो ये भी एक नए तरीके के शेर कहने का तरीका है। और मेरी अपनी एक गजल बड़ी मकबूल है, तो उसमें मैंने इंग्लिश काफियों का प्रयोग किया है। तो इस तरीके के प्रयोग, जदीदियत जिसको हम कहते हैं, वो आप अपने शेरों में कर सकते हैं। कि मसर्रत ने अगर आंखें दिखाई, मसर्रत ने अगर आंखें दिखाई, उसे कह दूंगी गो टू हेल बाबू, उसे कह दूंगी गो टू हेल बाबू। तो गुड टू ये हियर। क्या है कि जो भाषा हम बोल रहे हैं, है ना, उस भाषा में जब आप बात करते हैं, जब आप शेर कहते हैं, तो वो मास तक पहुंचता है बहुत आसानी से। तो मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे नजर आए थे कि मुझे उर्दू नहीं आती, मैं गजल कैसे कहूँ। तो ये यही बताने के लिए था कि आप जो भाषा बोलते हैं आप उस भाषा में गजल कहें। बस ये है कि आपको एक प्रोफार्मा आना चाहिए कि इस प्रारूप में आपको गजल कहनी है,
आप वो सीख लें। भाषा कोई भी बंधन नहीं है। और भाषा मतलब आप देखिए कि हमारी जितनी बोलियां हैं ना अलग अलग प्रांतों की, उनमें भी गजलें बहुत खूबसूरती से कही जा रही। मेरे एक मित्र हैं पंकज पलाश साहब, मालवी गजल कहते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा नाम है। मुझे तो मालवी समझती नहीं, इसलिए शेर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत गजलें कहते हैं मालवी में। तो आप अपनी आंचलिक भाषा में भी गजलें कह सकते हैं, बस इतना है कि वजन में हो और अदीफ काफिये का निर्वाह आप सही से कर पाए तो जी। किसी ने कहा है कि साहित्य से पहले ये तो गणित मैंने सीख यूं लेना ही कह चाहिए। दिया था। तो देखिए दुनिया तो शून्य है, बिना शून्य के कुछ संभव नहीं है, ब्रह्मांड में शून्य है। और विवेकानंद जी ने तो शून्य पे इतना बड़ा भाषण दे गए हैं। और हम विवेकानंद जी गर्वित ने हैं, किया हम था। भारतीय लोग हैं, गर्वित हैं कि विवेकानंद शून्य जी का ने किया। आविष्कार हमारे यहाँ हुआ है। क्योंकि अगर शून्य नहीं होता तो दुनिया भी शून्य होती, कुछ होता नहीं दुनिया में। बिना गणना के, बिना कुछ के, आप देखिए कि लाखों करोड़ों साल पहले जब कहीं पे सभ्यता नहीं थी, तभी भी हिंदू सभ्यता थी, और तभी भी हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जानते थे। इसका मतलब कि हमें गणनाएं आती थी। तो हाँ, हम तो उस देश के वासी हैं, तो हमें तो बिल्कुल गणित जानना बहुत जरूरी है। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि गणित जरूर पढ़े, पहले गणित पढ़ ले, फिर सब साहित्य कुछ की पढ़े, तरफ जहाँ पे मन लगे, उठे। जो भी चीज जानने की इच्छा हो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और उसका एक प्रयास मैं भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से करती रहती हूँ कि खुद भी सीख लूं। और एक अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता है, जब तक पूरा क्लास ना हो, तो मैं यहाँ पूरा क्लास इकट्ठा करके तब पढ़ती हूँ, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन मैम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करती हूँ। आप में से कोई एक जरा एक कमेंट टाइप कर देता कि मैम एक गजल सुना दीजिए, क्योंकि वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रही हैं। तो मैम एक गजल आप सुना दीजिए। मैं बोल रही हूँ बार बार, तो कोई टाइप करके यहाँ पे भेज दे तो मैं उनको दिखा दूं ये चीज। जी। हाँ, आप और स्क्रीन पे कमेंट ले आइए, अगर मैं जवाब दे पाऊंगी तो जरूर देती हूँ। मैं बस वही लोगों से कह रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ कि कोई कमेंट कर दो यहाँ पे कि मैम एक गजल सुना दीजिए। बस अंत होने वाला है, तो हम लोग उनका एक गजल सुनते हैं, या फिर बहुत जल्दी और आप लोगों की अगर कोई क्वेरी होगी, कोई और जानकारी होगी, तो हम लोग इसका एक दूसरा पार्ट भी जरूर यहाँ रखेंगे। कृपया एक गजल जी, सुना दीजिए देव सिखा एक जी। ये फरमाइश मैं मुझे कह रही नजर आ हूँ। रही है, नजर आई है कि एक गजल सुनना चाह रहे हैं। तो धन्यवाद संगीता चौबे पंखुड़ी जी, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। एक आप आगे गजल मेरा मेरी, काम आसान हो। हाँ बहुत, अभी कल परसों में ही हुई है। बड़ी सादी सी है, सादी सी मैं इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि हाँ, धन्यवाद मान्य आपकी प्रकाश अभी श्रीवास्तव हमने जी। बहुत सादे बहर पे बात की है, सादी चीजों पे बात की है। तो एक सादी गजल किसी और के मिसरे पर किसी ने कहा था, तो मैंने कह दी थी जस्ट यूं ही 10 मिनट में। तो मुझे लगता है कि सरल मिसरा है, सरल बहर है, तो आज के दिन के लिए ये परफेक्ट है। आगे तो फिर मेरी गजलें लगभग हर बहर पे मैं कहती हूँ। तो लीजिए, मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि आपको मतलब भी समझ में आए, मकता भी समझ में आए, बहर भी समझ में आए, ठीक है। तो लीजिए, मतलब हाजिर करती हूँ कि वो जब से लगे ढाई आखर पढ़ाने, वो जब से लगे ढाई आखर पढ़ाने, उम्मीदें लगी दिल का दर खटखटाने। कि वो जब से लगे ढाई वाह आखर वाह। पढ़ाने, उम्मीदें लगी दिल का दर खटखटाने। तो इसमें काफी और अदीब दोनों का निर्वाह दोनों मिसरों में है, इसीलिए ये मतला है। और इसकी अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 2, मतलब एक लघु दो गुरु, इंटू 4, मतलब 4 टाइम्स हमने 1 2 2 को दोहराया है। तो वो वन जब टू से लगे ढाई आखर पढ़ाने, उम्मीदें लगी दिल का दर खटखटाने। और ये शेर हाजिर करती हूँ कि हवाओं से महफूज रखना खुदाया, हवाओं से, हवाओं से महफूज रखना खुदाया, दरख्तों पे रखे हुए आशियाने, दरख्तों पे रखे हुए आशियाने। और ये शेर देखें कि मोहब्बत की दरअसल वो ही बका है, बका मतलब अमरता, अनश्वरता। कि मोहब्बत की दरअसल वो ही बका है, जुदाई में छेड़े गए जो तराने, कि जुदाई में छेड़े गए जो तराने। और ये साधारण सा, मतलब सादे शब्दों में एक अलग सा शेर है कि यही आरजू है, यही इल्तिजा है, यही आरजू है,
यही इल्तिजा है, दमे मर्ग बैठे रहो तुम सिरहाने। दमे क्या मर्ग बात। मतलब जब मेरा दम निकलता हो तो आप सिरहाने बैठे हो। ये बस एक छोटी सी आरजू है, यही आरजू है, यही इल्तिजा है, दमे मर्ग बैठे रहो तुम सिरहाने। और ये शेर सुने कि हुई जब भी आंखें ये नींदों से गाफिल, गाफिल मतलब बेपरवाह या नहीं आना नींद, कि हुई जब भी आंखें ये नींदों से गाफिल, तेरी याद आकर लगी थपथपाने, तेरी याद आकर लगी थपथपाने। और एक ये अलग तरीके से, ये भी एक सलीका है शेर कहने का। देखें कि सभी दोस्त नजदीक हैं तेरे जाना, सभी दोस्त, सभी दोस्त नजदीक हैं तेरे जाना, फलाने 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 फलाने। सभी दोस्त नजदीक हैं तेरे बहुत जाना, खूबसूरत, बहुत फलाने खूबसूरत, फलाने फलाने फलाने। तो ये भी एक सलीका है, ये भी अच्छा बहुत लगता है, खूबसूरत। इसलिए मैंने आपको लेकिन सुनाया। यहीं पे आकर के अब और मैं कैसे पूछूं आपसे, मैं आपसे फोन पे बात करूंगी फिर इस मामले में। और मैं क्या पूछने वाली हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बता दूं, क्योंकि ये जो हमने गजल अभी सुनी, इसमें काफिया और रदीफ का जो है, जिस तरह से हम काफिया और रदीफ पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक क्लियर होता है, ये है काफिया, ये है रदीफ, इसमें थोड़ा सा उसका कंफ्यूजन सा है, इसमें क्या कहेंगे? कोई टाइप कर सकता है क्या ये प्रश्न काफिया और रदीफ के विषय में इस गजल में? आ, दिल पे ये तो दस्तक होठों पे अफसाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुधा जी, होठों पे अफसाने रहना बहुत जरूरी है। और मतला शेर मैं आप सबको सुना चुकी थी। अब मक्ता, मक्ता, मक्ता हाँ, हम उसको कहते हैं जिसमें तखल्लुस होता है, हमारा नाम होता है। तो मेरा नाम दीपशिखा है, और मेरे साथ बड़ी आसानी है कि जब मुझे 2112 चाहिए होता है या 222 चाहिए होता है तो मैं दीपशिखा ले लेती हूँ, और जब मुझे 12 चाहिए होता है तो मैं शिखा ले लेती हूँ। तो ये मेरे साथ फायदा है। तो बेसिकली मैं शिखा ही तखल्लुस लिखती हूँ अपना। मैंने अलग से कोई नया तखल्लुस, जब मेरे नाम में इतना खूबसूरत है तो मैंने अलग से लिया नहीं है। और मैं मक्ते में हमेशा यूज करती हूँ उसको। तो मक्ता वो कहलाता है जिसमें शायर का नाम होता है, शायर अपनी पहचान दिखाना चाहता है। तो इसी गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ कि जो चाहो शिखा ले लो खुशियों का मौसम, जो चाहो, जो चाहो शिखा ले लो खुशियों का मौसम, मगर मैं न दूंगी गमों के खजाने, मगर मैं न दूंगी गमों के खजाने। वो जब से लगे ढाई आखर पढ़ाने, उम्मीदें लगी दिल का दर खटखटाने। कोई मुझसे कह रहा है कि मैं काफिया रदीफ स्पष्ट कर दूं जी। संगीता चौधरी जी, ये गजल गैर मुरद्दफ गजल है। गैर मुरद्दफ मतलब जिसमें रदीफ नहीं होती है, ऐसी भी गजलें कही जाती हैं। अंत में सिर्फ काफिया होता है, और आप मतले से काफिया डिसाइड होता है। देखिए, वो जब से लगे ढाई आखर पढ़ाने, उम्मीदें लगी दिल का दर खटखटाने। अब आप खटखटाने और पढ़ाने में देखिए क्या कॉमन है आपको। आने जो शब्द का आने। उच्चारण है वो कॉमन दिखाई देगा। तो ये आपकी गजल का काफिया हो जाएगा। और रदीफ नहीं है, इस गजल में रदीफ नहीं है, ये गैर मुरद्दफ गजल कहलाती है। जैसे जैसे आप गजलें कहना शुरू करेंगे, आ, आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैं कहीं ना कहीं आप सबका कंफ्यूजन कहीं थोड़ा सा दूर करने में अगर कामयाब होती हूँ तो मैं अपनी सफलता मानूंगी। हालांकि मुझे प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, मैं जो कुछ भी बता रही हूँ अंदाजे से बता रही हूँ आपको। और मैं चाहती थी कि ये लेक्चर जैसा ना हो ये सेशन, लेकिन बिल्कुल। अंततः अंततः वही हुआ। सुधा मोदी मोदी जी, बहुत स्नेह मिलता है मुझे अपनी इस दोस्त का। और क्या हाँ, कहूँ सुधा जी आपके लिए, बस देखिए, मेरी सलाम आवाज है। आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरी आवाज मेरे दर्शकों तक जरूर पहुंच पा रही है। अब वो मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को आप तक टाइप करके पहुंचा पा रहे हैं। और यही सामंजस्य हमें आपस में बैठा करके हर समय चलना चाहिए। और जमाने में, दुनिया में अगर ये सामंजस्य, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का लोगों ने अपना लिया, तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये भावना है मेरी, और आप लोगों को इस पे गजल लिखना है। ये होमवर्क मिल गया।
बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हैं संगीता चौबे पंखुड़ी जी। और संगीता जी को यहाँ देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुधा मोदी जी कह रही हैं आदरणीय दीपशिखा जी, यकीनन आपका कोई जवाब नहीं कहना चाहती होंगी, वो छूट गया। आपकी गजलों का कोई जवाब नहीं, गजलों का कोई जोड़ नहीं है। वाकई। तो आप सबका स्नेह है सुधा जी, मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के कारण हूँ। आप सबका स्नेह, आप सबका प्रोत्साहन, आपकी हौसला अफजाई मेरी लेखनी का संबल है, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, वरना तो फिर किस लिए कहनी है गजलें, है ना। बहुत ये शुक्रिया, भी दिल बात से बहुत शुक्रिया। खूबसूरत है, ये भी बात बहुत खूबसूरत रही। और देखिए 1 घंटा बीत चुका है और मुझे भी उम्मीद है कि आज गजल की जो एक कह सकते हैं जो बेसिक होता है ना, उसके बारे में हम सब ने बहुत अच्छे से सीखा और जाना। और बस अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको और क्या क्या जानने की इच्छा है। मेरी कोशिश रहेगी कि हम उस विषय पर एक कार्यक्रम रख सकें और लोगों तक इस ज्ञान का प्रसार अधिक से अधिक कर सके। जी, संगीता चौबे पंखुड़ी जी कह रही हैं आदरणीय स्मिता जी का उत्कृष्ट संचालन रहा और आदरणीय दीपशिखा जी ने बहुत सुंदर गजल जानकारी दी। आप दोनों को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से बेहतरीन जुगल जोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी आपको, और सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहूंगी। और आप लोग मुझे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ बड़ी मेहनत से लगता है भाई, सबको प्लीज प्लीज करके बुलाना पड़ता है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद कह सकते हैं, मैं स्वीकार कर लूंगी। तो बहुत दीपशिखा जी, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आवाज मुझे बड़ी धीमी धीमी आती है, मतलब मैं आप समझिए कि मैं लिप रीडिंग कर रही हूँ बस। चलिए कोई बात नहीं है। कृपया एक बार और दीपशिखा जी को आमंत्रित कीजिए, ऐसा संगीता चौबे पंखुड़ी जी कह रही हैं, उन्हें फिर से सुनना चाहते हैं जी। तो जी, जब भी समय मिलता है संगीता जी, मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगी। थोड़ी व्यस्तताएं हैं, सुधा जी जानती हैं, बहुत ज्यादा मैं व्यस्त रहती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि जहां मेरी जरूरत है वहां तक मैं जरूर पहुंच जाऊं। और मैं इसको अपना एक फर्ज भी समझती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया है, नहीं है, तो मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि मुझे जितनी परेशानियां हुई है सीखने में, वो किसी और को ना हो। तो मेरी ये कोशिश हमेशा से रही है, और मैं आसानी से अवेलेबल भी हूँ। मिल जाती हूँ आसानी से, व्यस्तताएं हैं वो एक अलग चीज है, पर जब भी समय मिला मैं जरूर आप सबके सामने हाजिर होती हूँ, और तब हम विस्तृत रूप में चर्चा कर पाएंगे। स्मिता जी हाँ, एक ये और देख बात लेंगे है कि लोग किस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हम उसी टॉपिक को लेके फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर मिलते जी। हैं, है ना। स्मिता जी, ठीक एक है, बार तो आपका आप अपनी पुनः ढेर बहुत बहुत आभार, और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद मेरा। और मेरे कॉल आना शुरू हो गए हैं दरअसल, तो अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही कह रही हूँ कि आपने इतना तो समय दिया उसके लिए चलिए, बहुत ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी आभार। जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद है, और आभार। हमेशा जी स्वागत है आप सबका। जी जी। जी, मैं आप नमस्ते। लोगों से बस यही कहना चाहूंगी जी, आप नमस्कार। और कि जितने भी दर्शक हमसे जुड़े रहे, आप चूंकि हमें मुझे सुन पा रहे हैं, तो बस आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको जानना है गजल के मामले में, वो आप इसी में कमेंट डाल दीजिएगा, तो मैं उसको पढ़ के और मैम के पास भेज दूंगी। और बहुत जल्दी जैसे ही उनके पास समय मिल पाएगा, और फिर कोशिश रहेगी कि मैं उनको वापस से बुलाऊं और हम लोग उस पर चर्चा करें और सभी की दुविधाएं खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि एक और सेशन करेंगे तो सारी की जितनी भी संभावनाएं हैं प्रश्नों की, वो सारे हो जाएंगे गजल के मामले में कम से कम। तो बस इन्हीं बातों के साथ आज यहीं से विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बस जुड़े रहिए साहित्य के साथ में और रचनाएं रचते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। जय हिंद, जय नमस्ते। भारत।